Hello student and welcome to the ninth lecture for class 10 mathematics nurture and myself is Tawib Siddiqui from RG Academy. Okay, as you know that हमने अभी तक रियल नंबर चैप्टर स्टार्ट किया था एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 वो फिनिश हो चुका हमारा कंप्लीटली कट ऑफ हो चुका है। हमने उसमें कुछ भी नहीं छोड़ा है। एनसीईआरटी की ईच एंड एवरी प्रॉब्लम हमने उसको ले चुके हैं, ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं। एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 एंड 1.4 एवरीथिंग वी हैव कवर्ड इट। ओके, फिर भी अगर किसी को कुछ डाउट्स बचता है अदर देन एनसीईआरटी कोई डाउट है, सेट्स में से कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन आरडी शर्मा के नहीं आ रहे हैं, एग्जाम्पलर के नहीं आ रहे हैं, ये ऐसा कोई थ्योरी जो लेक्चर के अंदर मैंने एक्सप्लेन करी हो वो भी समझ में नहीं आ रही हो, देन यू कैन आस्क मी, है ना। यू कैन आस्क मी। हमें पास हमेशा मैंने आपको बताया कि आपके पास 3 मोड्स हैं। दिस इज वन ऑफ द मोड। यू कैन अंडरस्टैंड थ्रू द ऑफलाइन लेक्चर मोड ओनली कि रिकॉर्डेड वीडियो से आप समझना चाहें, या फिर आप मुझे कॉल करें, डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। कॉलिंग इज अ बेटर ऑप्शन। हमेशा मैंने आपको समझाया कॉलिंग इज अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि देयर एंड नाउ आपका डाउट्स वहां पे क्लियर हो जाएगा, है ना। देन एंड देयर वहां पे कोई भी चीज नहीं रहेगी, कोई भी मिसकम्युनिकेशन नहीं रहेगा। आप मुझे कॉल करेंगे, मैं आपको उसी टाइम उस चीज को एक्सप्लेन कर दूंगा, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। अगर कॉलिंग नहीं कर पा रहे हैं तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड करेंगे, उसमें जब मैं उसको देखूंगा तब मैं रिप्लाई कर दूंगा बेस्ड ऑन द डाउट्स। अगर कोई मुझे पहले कहीं एक्सप्लेन किया तो मैं आपको उसका लिंक सेंड कर दूंगा, और अगर नहीं किया है तो मैं आपको वहां पे ही ऑडियो क्लिप के थ्रू समझा दूंगा। तीसरा जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है वो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। आप कभी भी टाइम ले सकते हैं, मुझे वीडियो कॉल करके भी चीजों को समझ सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हम ऑलरेडी बात कर रहे हैं उस चैप्टर की जो रियल नंबर हम कर चुके हैं, और उसमें फिर भी कोई डाउट्स आता है तो अपन उसको पेंडिंग नहीं करना है। उसको ऐसा नहीं कि अब नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है तो उसको अब बस फिनिश इट ऑफ, नहीं, जितना आया बस आया, उतना नहीं, सब कंप्लीट आना चाहिए। पॉलिनॉमियल तो जो अपना जो पेज रहेगा उसी से चलेंगे, लेकिन अगर रियल नंबर में भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो अभी तक आपको समझ में नहीं आई है, टर्मिनेटिंग कैसे होता है, इरेशनल नंबर कैसे प्रूव किया जाता है, कोई थ्योरम है, कोई एचसीएफ निकालने का कंडीशन है, कुछ भी ऐसी चीजें जो अभी तक आपको क्लियर नहीं है रियल नंबर के अंदर, देन दिस इज अ टाइम स्टूडेंट एंड यू हैव टू आस्क मी बिफोर स्टार्टिंग द न्यू चैप्टर। यू मस्ट ग्रो थ्रू द रियल नंबर एंड रिवाइज इज थॉरोली, सो दैट देखो मैथमेटिक्स में ऐसा है कि पूरा मैथमेटिक्स अगर आप 10th क्लास की मैथमेटिक्स लोगे तो बहुत ज्यादा चैप्टर्स हैं, लेकिन अगर एक एक चैप्टर अगर अपना पक्का होता जाता है, एक एक चैप्टर की थ्योरी अपन अंडरस्टैंड कर लेते हैं, सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी की करके रख लेते हैं, तो अपने को मैथमेटिक्स में थ्रू आउट द ईयर इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जब चैप्टर भी साथ साथ होते चले जाएंगे, चैप्टर नंबर 1 हो गया, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, 4 ऐसा होता चला जाएगा, और आपका हर चैप्टर में कोई ना कोई पोर्शन वीक रह जाता है, आपका हर चैप्टर में कोई ना कोई एक्सरसाइज पेंडिंग रह जाती है, आपके हर चैप्टर में कोई ना कोई क्वेश्चन जो आपको नहीं आ रहे, तो वो क्या होता है कि वो पाइल अप होते होते बहुत बड़ा एक माउंटेन क्रिएट कर जाता है। फिर वो एक टाइम होता है कि स्टूडेंट गिव अप कर देता है कि नहीं यार ठीक है, बस मुझसे नहीं होता है, जितना आता है उतना ही करके चले जाऊंगा। लेकिन अगर आप हर चैप्टर को जैसे हम चल रहे हैं उस पेस के हिसाब से चलेंगे, वीक के 2 लेक्चर जा रहे हैं, तो उस वीक के 2 लेक्चर्स में जितना मैं आपको बता रहा हूँ उतना आप कर लेते हो, अच्छे से समझ लेते हो, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो, तो थ्रू आउट द ईयर आपकी लाइफ बहुत स्मूथ जाने वाली है। आपको ज्यादा वर्कआउट नहीं करना है मैथमेटिक्स के अंदर, ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेनी, ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करना है। जितना मैंने आपको कराया उतना समझ में आना चाहिए। बेस्ड ऑन डेट आपने जो क्वेश्चन हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं सेट के थ्रू या एनसीईआरटी के थ्रू, वो आपको आने चाहिए। अगर वो आप कर पा रहे हो स्टूडेंट तो डेट दे आर वेल एंड गुड, है ना, बहुत ज्यादा अच्छा इंप्रूवमेंट रहेगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो स्टूडेंट, तो मैं भी आपको सजेस्ट करूंगा कि हर चैप्टर को एक बनाएं। चैप्टर नंबर 1 हमारा रियल नंबर हो चुका है, उसको देखें। उस चैप्टर में जितनी भी एक्सरसाइजेस हैं, हर एक्सरसाइज के बेस पे मैंने थ्योरी पढ़ाई है, उस थ्योरी को अंडरस्टैंड करें। नहीं समझ में आता है तो 10 बार पूछिए, सर 2+2 4 होता है, ये भी समझ में नहीं आया तो पूछिए, लेकिन पूछना पड़ेगा आपको। जब तक आप पूछेंगे नहीं तब तक आपका वो फियर है, जो समझने का जो फियर है वो जाएगा नहीं, ठीक है ना। तो बिफोर स्टार्टिंग न्यू चैप्टर पॉलिनोमियल आई एम वार्निंग यू दैट कि रियल नंबर आपका अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द रियल नंबर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल जो चैप्टर नंबर 2 है आपका एनसीईआरटी का, ये हार्ट ऑफ द एल्जेब्रा का स्टार्टिंग भी कह सकते हैं, लेकिन मैं तो उसको एल्जेब्रा का दिल मानता हूँ। मैथमेटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और थ्रू आउट द मैथमेटिक्स अगर जो बच्चे 11th में 12th में जो मैथमेटिक्स पढ़ेंगे उनके लिए तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि आप नोटिस करेंगे कि पॉलिनोमियल से ही सारे चैप्टर लिंक्ड हैं आगे के। चाहे 10th क्लास में भी आप नोटिस करिए, लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये सारे चैप्टर पॉलिनोमियल से ही लिंक्ड है। और 11th पे तो जाहिर सी बात है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है अलजेब्रा का। तो पॉलिनोमियल को समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ईजी है। रियल नंबर के कंपैरेटिवली चैप्टर समझना ज्यादा आसान है। रियल नंबर में एनालॉजी ज्यादा थी, एनालिटिकल स्किल ज्यादा काम आते थे। पॉलिनोमियल में उतना ज्यादा एनालिटिकल स्किल नहीं है, एक्सैक्ट प्रोसीजर उसके थ्रू अपन काम करेंगे, लेकिन समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से इजी है, लेकिन वास्टनेस सब्जेक्ट की ज्यादा है। रियल नंबर तो बहुत समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा डिफिकल्ट था, लेकिन चैप्टर का कंटेंट बहुत कम था, शॉर्ट था। लेकिन यहाँ पे समझना बहुत आसान है, लेकिन चैप्टर का जो कंटेंट है वो ज्यादा है, बड़ा है, चैप्टर बहुत लंबे उसमें फैला हुआ है। तो इस चीज को धीरे धीरे अपन लेके करेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द पॉलिनोमियल। इसमें कोई डाउट्स रहता है तो आप मुझे जरूर सेंड करें। लेक्चर नंबर 1 तो आज का जो लेक्चर है 9 नंबर है
पॉलिनॉमियल को, तो इंट्रोडक्टरी होने वाला है। लेकिन फिर भी अगर पॉलिनॉमियल के समझने में हम पॉलिनॉमियल को डिफाइन करेंगे, कहां से स्टार्ट करेंगे, अलजेब्रा से स्टार्ट करेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से, क्लास 7 पे जो हमने डिस्कस किया था, क्लास 7, 8, 9 पे जो आप पढ़ के आ रहे हो, उसी को अपन आगे बढ़ाएंगे और पॉलिनॉमियल को बस डिफाइन करेंगे, डिग्री को डिफाइन करेंगे, वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल को डिफाइन करेंगे, एंड देन वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्लास, जो थॉरली लेक्चर स्टार्ट होगा नेक्स्ट क्लास में। तो आज का एक लेक्चर इंट्रोडक्टरी होने वाला है पॉलिनॉमियल के केस में, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द व्हाइट नोट। थैंक यू फॉर लिसनिंग। Hello student and welcome to the 9th lecture for class 10th mathematics nurture. Myself is तबीब सिद्दीकी। और जैसा कि आपको पता है कि हमारा चैप्टर नंबर 1 जो कि NCERT से है फिनिश हो चुका है, ठीक है ना। अब चैप्टर नंबर 1 के हमने NCERT के सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए थे, ऐसा कुछ बाकी भी नहीं है उसमें कि कुछ ऐसा करने को बाकी रह गया हो। और NCERT का ईच एंड एवरी क्वेश्चन लिया था, और जो बच्चों के डाउट्स भी आ रहे हैं वो भी हम टाइमली ले रहे हैं उसको, ठीक है ना। जूम डिस्कशन हमारा जो हो चुका है, अब तक 2 डिस्कशन हो चुके हैं हमारे जूम के थ्रू, और वो में भी हमने काफ़ी डिटेल डिस्कशन किया हुआ है, डाउट्स वगैरह ले रहे हैं। कुछ बच्चों ने पर्सनली भी मुझे कॉल करा, वीडियो कॉल करके उनके भी डाउट्स मैंने लिए हैं। अराउंड 4 to 5 स्टूडेंट्स के कॉल आए थे वीडियो पे, और उन्होंने पहले टाइम ले लिया है, और देन दे हैव आस्क्ड मी द पर्सनल डाउट्स फ्रॉम आर.डी. शर्मा ऑल्सो। सेट का जहाँ तक सवाल है वो आप करते रहिए, उसमें अगर डाउट्स आते हैं तो मैं करूँगा, अगर नहीं आते हैं तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप सेट को भी सॉल्व करते रहें। जो सेट के एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस हैं वो भी आप टाइमली करते रहें, ठीक है ना। पॉलिनॉमियल जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा है पॉलिनॉमियल, उसके बहुत सिंपल चैप्टर है, नॉट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, और ये अलजेब्रा की हमारी शुरुआत करेगा। क्लास 10 के अंदर जो हमारा अलजेब्रा का यूनिट है वो हम इसको स्टार्ट करेंगे, एंड इट्स कीप्स ऑन गोइंग। बीच में हम एक चैप्टर ले लेंगे चाहेंगे ताकि एक तरह का रिजिडिटी ना रहे, बोरिंग ना लगे। वैसे अलजेब्रा बहुत इंटरेस्टिंग है, पॉलिनॉमियल है, देन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, देन कोऑर्डिनेट इक्वेशन है, तो ये इट्स कीप्स ऑन गोइंग। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है जो कि इंटरेस्टिंग है, स्कोरिंग है। लेकिन पॉलिनॉमियल की एक अपनी एक खासियत है, क्योंकि ये इजी भी है, स्कोर करना भी आसान है, और इसके साथ 2 चैप्टर, या अगर मैं डायरेक्टली लिंक करूँ तो 3 चैप्टर लिंक्ड है। यानी अगर आपको पॉलिनॉमियल आता है तो कोऑर्डिनेट इक्वेशन बहुत आसानी से आ जाएगा, है ना। कोऑर्डिनेट इक्वेशन कुछ ज़्यादा बचता नहीं है फिर, अगर पॉलिनॉमियल आपको अच्छे से आता है तो, ठीक है। तो पॉलिनॉमियल से पहले से अगर अपन स्टार्ट करें, चैप्टर नंबर 2 है ये NCERT का पॉलिनॉमियल जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज। इट इज़ द हार्ट ऑफ द अलजेब्रा, ठीक है ना। ये मैथमेटिक्स का जो अलजेब्रा यूनिट है उसका दिल है, और बल्कि अगर पूरी अलजेब्रा का भी अगर अपन बोलें कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि हर चीज़ को अपन एट द लास्ट पॉलिनॉमियल में ही कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो अब अपन आ जाते हैं पॉलिनॉमियल से पढ़ने से पहले कि एक चीज़ समझते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं। ओके, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं, ये क्लास 7th 8th 9th सब जगह पढ़ते हुए आ रहे हैं, है ना। कोई भी टर्म लिखी हुई हो, कोई भी नंबर्स, कोई भी एक्सप्रेशन, इंक्लूडिंग टर्म्स क्या हो सकती हैं, जैसे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो टर्म होती है द टर्म विच कंटेन आइदर कांस्टेंट, विच कंटेन कांस्टेंट यानी कोई नंबर, न्यूमेरिकल वैल्यू, और आप कह सकते हो कोई वेरिएबल जैसे कि ABC XYZ, है ना, और बोथ, है ना, और बोथ फॉलोड इन बिटवीन देम दे हैव एन ऑपरेशन, है ना। आप ये कह सकते हो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, मे कंटेन ऑपरेशन बिटवीन देम, मे कंटेन ऑपरेशनल सिंबल, यानी प्लस और माइनस, है ना। ऑपरेशन सिंबल का मतलब क्या होता है, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न। लेकिन अगर अपन यहाँ पे नोटिस करें कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर मैंने ये डिफाइन किया है, तो सपोज करो एक टर्म लिखी है 2 और एक टर्म लिखी है मैंने 3, ठीक है ना, और एक टर्म लिखी है मैंने x, ये एक वेरिएबल हो गया है। अब आप नोटिस करो कि अगर मैंने इस 2 को बोला है कांस्टेंट और 3 को भी बोला है कांस्टेंट, ठीक है ना, और ये क्या हो गया, वेरिएबल, तो ये हुआ 2, ये हो गया कांस्टेंट, ये 3 क्या है, ये भी एक कांस्टेंट है, और ये x क्या है, ये वेरिएबल है, ठीक है ना। वेरिएबल कौन सी टर्म्स होती हैं बेटा, वेरिएबल वो टर्म होती हैं जिसकी वैल्यू डिफाइंड नहीं होती है, इसकी वैल्यू कीप्स ऑन चेंजिंग डिपेंडिंग ऑन द, जो भी आप चाहते हो इसकी वैल्यू रखना वो आप लिख सकते हो, है ना। और इक्वेशंस के अंदर इसकी वैल्यू फिक्स हो जाती है, लेकिन अननोन रहती है, आपको निकालनी पड़ती है, ठीक है ना। वो अपन डिस्कस करेंगे जब अपन कोऑर्डिनेट इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन को पढ़ेंगे। फिलहाल तो अभी अपन ये याद रखते हैं कि वेरिएबल की वैल्यू क्या होती है, चेंज हो सकती है, आपकी मर्जी है, आप x की वैल्यू 2 ले लो, 4 ले लो, -3 ले लो, 1/2 ले लो, जो भी आपकी मर्जी है, आप x की वैल्यू चेंज कर सकते हो, ठीक है।
नाउ मूविंग ऑन, अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ बात करूँ, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का कंसेप्ट लगा रहे हैं कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि 3 और x को मल्टीप्लाई करो, तो 3 और x को मैंने मल्टीप्लाई किया, तो ये सबको पता होगा कि ये क्या हो जाएगा 3x, ठीक है ना। और इसमें ऐड कर दो 2, तो अगर मैं 3 और x को मल्टीप्लाई करके इसमें 2 ऐड कर देता हूँ, तो ये एक 3x हो गया और ये 2 हो गया। ये भी क्या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये अपने आप में एक टर्म है, ये अपने आप में एक टर्म है, ठीक है ना। इसमें ये जो एक टर्म है 3x, ये वेरिएबल टर्म कहलाती है, और 2 कौन सी टर्म कहलाती है, कांस्टेंट टर्म कहलाती है। ये जो टर्म आई है ना यहाँ पे 3x, इसके साथ जो ये नंबर 3 अटैच है, ये कहलाता है कोफिशिएंट। ये जो नंबर कहलाता है ये कहलाता है कोफिशिएंट। वेरिएबल के साथ जो नंबर हमेशा अटैच होता है वो नंबर क्या कहलाता है स्टूडेंट, कोफिशिएंट, ठीक है ना। तो 3x, इस x के साथ जो नंबर अटैच है वो 3 है, तो ये कहलाएगा कोफिशिएंट। अब इन दोनों का अगर मैं ऐड कर देता हूँ, सपोज करो मैंने 3x को ऐड किया, 3x प्लस 2 कर दिया, तो ये अपन आपस में ऐड होंगे क्या, नहीं होंगे। ये क्यों नहीं ऐड हो रहे हैं आपस में, क्योंकि ये अनलाइक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, अनलाइक टर्म्स है। तो आपको याद होगा कि 8th 9th में 7th में अपने पढ़ा था लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर हमने पढ़ा था, पहले तो एल्जेब्रिक टर्म्स डिफाइन किया था, फिर एल्जेब्रिक टर्म्स के अंदर हमने देखा कि कोफिशिएंट क्या होता है, और फिर एल्जेब्रिक टर्म्स के अंदर में देखा कि कौन सी लाइक टर्म्स कहलाती हैं, कौन सी अनलाइक टर्म्स कहलाती हैं। तो ये दो टर्म्स हैं, ये कौन सी टर्म्स कहलाएंगे, अनलाइक टर्म्स। तो अनलाइक टर्म्स आपस में ऐड नहीं हो सकती हैं। कौन सी टर्म्स ऐड होती हैं, लाइक टर्म। तो ये कितनी टर्म कंटेन करती है, 2 टर्म्स कंटेन करती है, 2 टर्म्स। ये टर्म्स कितनी है, 2 टर्म्स हैं। एक तो वेरिएबल है जिसका साथ एक कोफिशिएंट अटैच है 3, और एक अटैच है, एक नंबर है कांस्टेंट दैट इज 2, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि वेरिएबल के साथ जो नंबर अटैच है वो कहलाता है कोफिशिएंट। अगर कोई वेरिएबल नहीं है तो वो नंबर कांस्टेंट कहलाता है। कोई एक साथ कई वेरिएबल भी हो सकते हैं किसी इक्वेशन में, फॉर एग्जांपल 3a + 4b + 3c² + 7। अब यहाँ पे अगर अपन बात करें इस टर्म के अंदर कितनी टर्म्स हैं, देयर आर 4 टर्म्स। बेसिकली दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेन 4 टर्म्स। अब इसमें आप नोटिस करो कि द कोफिशिएंट ऑफ ए, ये ए क्या है, ए बी सी आर वेरिएबल। अगर अपन बात करें ए बी सी आर वेरिएबल्स, और अगर अपन बात करें कि कोफिशिएंट ऑफ ए क्या है, अगर वेरिएबल है तो सबके साथ कोई ना कोई कोफिशिएंट अटैच होगा, तो कोफिशिएंट ऑफ ए यहाँ पे कहलाएगा, कोफिशिएंट ऑफ ए आएगा 3, इसी तरह कोफिशिएंट ऑफ बी आएगा यहाँ पे 4, और इसी तरह कोफिशिएंट ऑफ c²। अब यहाँ पे टर्म दूसरी जो वेरिएबल है वो c² है, c नहीं है, c² है। तो कोफिशिएंट ऑफ c² कितना आ जाएगा 3, एंड कांस्टेंट टर्म कितना आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे आ जाएगा 7, ठीक है ना। एक और एग्जांपल ले लेते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के केस में, ताकि ये आइडेंटिफाई अच्छे से हो जाए। फॉर एग्जांपल सपोज करो मैंने एक टर्म लिया x² - 3y - 6, ठीक है ना। ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। इसमें कितनी टर्म्स हैं, इसके अंदर दे हैज़ गॉट 3 टर्म्स, ठीक है। कितने वेरिएबल है, इसमें 2 वेरिएबल है, एक तो x वेरिएबल है और एक y वेरिएबल है। लेकिन x की जो वेरिएबल कंडीशन है वो किस फिफ्थ फॉर्म में है, स्क्वायर फॉर्म है, यानी x² है। तो अपन लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x²। वो कितना आएगा, यहाँ पे कोई नंबर अटैच नहीं है तो क्या बोलेंगे, 1 अटैच है, 1 × x² 1 ही होता है। कोफिशिएंट ऑफ x² कितना आ रहा है यहाँ पे, 1 आ रहा है, ठीक है ना। इसी तरह अगर अपन बात करें कोफिशिएंट ऑफ y, तो बड़ा सोच के बताना, कोफिशिएंट ऑफ y -3 होगा, क्योंकि -3 अटैच है y के साथ। और इसी तरह कांस्टेंट टर्म की बात करें, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे कितना है, -6 है। तो ये तो रही बात एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, वो टर्म्स जिसमें कांस्टेंट वेरिएबल्स आ रहे हैं, कोई इसमें को मतलब नहीं है कि क्या है उसमें क्या नहीं है, लेकिन अपने को ये समझ में आना चाहिए कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नज़र आना चाहिए वो, ठीक है ना। अब अपन आ जाते हैं कि अब थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होगी। अगर आपको ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन समझ में आता है तो पॉलिनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का एक स्पेशल केस है। पॉलिनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का एक स्पेशल केस है। देखो, एक कंसिडर एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, कंसिडर द एक्सप्रेशन या कंसिडर एन एक्सप्रेशन, कंसिडर एन एक्सप्रेशन, ठीक है। इस एक्सप्रेशन को आप नोटिस करिए, इसको मैंने बोला, एक सपोज को एक एक्सप्रेशन लिया a1x⁴n प्लस a2x⁴n-1 प्लस a3x⁴n-2, और इस तरह करते 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 लास्ट में a0 है। मतलब क्या है,
मतलब कि अगर आप इस फॉर्म में एक्सप्रेशन लिखते हो, ठीक है ना, और यहाँ पे मैंने एक कंडीशन भी लगा दी है कि n जो है वो होल नंबर है, ठीक है ना, n क्या है यहाँ पे, होल नंबर है। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ये कंडीशन अगर नहीं है यहाँ पे तो अपन चीज़ों को नहीं बोलेंगे आगे, ठीक है ना। तो n क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि n क्या है, होल नंबर है। ये याद रखना है अपने को। अब आप सोचो, इसका एग्जाम्पल लेके देखो, फॉर एग्जाम्पल, है ना, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल की स्पेलिंग गलत लिख ली है, एग्जाम्पल। सपोज करो कि मैं n की वैल्यू अगर होल नंबर है तो 4 ले सकते हैं, और a1 की वैल्यू मैंने ले ली 2, a2 की वैल्यू ले ली -3, a3 की ले ली मैंने कितनी, a3 की ले ली सपोज मैंने 2 ले ली, a4 की ले ली मैंने 1, ऐसे लेते चले जाए। अभी देखते हैं क्या आता है। तो ये एक्सप्रेशन कैसे रिड्यूस हो जाएगा, 2 a1 आ जाएगा और x पे कितनी पावर आएगी, 4, ये पावर आ गई, ठीक है ना। और फिर a2 की वैल्यू कितनी आएगी, -3, फिर x पे वैल्यू कितनी आएगी, 4 - 1 दैट इज़ 3, फिर आ जाएगी a3 कितना है, +2, तो x पे कितनी पावर आएगी, 4 - 2, 2 आ जाएगी। फिर क्या आ जाएगा, a4 तो 1 ही है, तो x पे कितनी पावर आ जाएगी। अब n - 2 के बाद क्या आएगा, n - 3, तो 4 - 3 दैट इज़ 1, ठीक है ना। फिर आ जाएगा एक और ले लेते हैं, a5, 6 ले लो, a5 चलो -6 ले लो, a5 -6 ले लिया, तो x के साथ जो पावर आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, अब 4 - 4 आ जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। और x टू द पावर 0 कितना होता है, ये 1, तो ये लास्ट टर्म में जो x टू द पावर 0 है इसको अपन लिख सकते हैं 1। ये समझ में आ रहा है, तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगी। बात समझ रहे हो, ये समझ में। ये जो a0 के साथ जो नंबर अटैच है ना, a0 के साथ जो नंबर अटैच है वो क्या अटैच है, x टू द पावर n - n, n तक जाएगा, उसके आगे नहीं जाएगा, ठीक है ना। यानी वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या, बिल्कुल है। इसके अंदर कितनी टर्म्स है स्टूडेंट, इसके अंदर 5 टर्म्स है। एक ही वेरिएबल है डिफरेंट पावर के साथ। एक वेरिएबल है x टू द पावर 4, एक x ही वेरिएबल है, उसके ऊपर पावर 3 है, उसके बाद 2 है, देन 1 है, ऐसे ही चल रहा है। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है कि ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन ये क्लास पॉलिनोमियल है। क्यों पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसके ऊपर जितनी भी पावर्स हैं x के ऊपर वो सब नेचुरल नंबर है या होल नंबर है। बात समझ रहे हो, तो इस तरह से अपन को आगे बढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल, अब ये चीज़ हम अपन क्लियरली डिफाइन कर देते हैं कि इस तरह के एक्सप्रेशन में ये जो एक्सप्रेशन कहलाती है, इस एक्सप्रेशन को नाम दे देते हैं अपन px, ठीक है। ये जो एक्सप्रेशन कहलाती है an x टू द पावर n प्लस an - 1 x टू द पावर n - 1, और इस तरह से चलता चले जाएं, और लास्ट में आता है a0 x टू द पावर 0। ये जो एक्सप्रेशन कहलाती है, ये एक्सप्रेशन कहलाती है पॉलिनोमियल, इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। इफ, अब कंडीशन क्या, इफ n इज इक्वल्स टू होल नंबर, है ना, इफ n इज इक्वल्स टू होल नंबर, यानी ये जो पावर है, ये जो x पे जो पावर है ना, आप भी कह सकते हो x पे जो पावर है, बल्कि n की होल नंबर ना कहें अपन, n ये जो हमेशा जो पावर आ रही है, ये फिर आप इस पर कंडीशन क्रिटिकल, इफ पावर ऑफ x कम्स टू बी होल नंबर, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अगर पावर ऑफ x अगर 0 1 2 3 4 5 है तो ही ये होल नंबर, तभी ये पॉलिनोमियल है, अदरवाइज ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है ना। अब इसमें जो टर्मिनोलॉजी है वो समझने की है कि क्या क्या है, ठीक है ना। an -1 an -2 ये टर्म्स क्या कहलाती हैं, सब कहलाती हैं कोएफिशिएंट, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, कोएफिशिएंट, ठीक है ना। और जो हाईएस्ट पावर ऑफ x है, हाईएस्ट पावर कोएफिशिएंट क्या कहलाता है, लीडिंग कोएफिशिएंट। हाईएस्ट पावर जो भी होगी उसको क्या बोलते हैं, लीडिंग कोएफिशिएंट, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो कि इसमें लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है, इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में 2 टाइम्स x टू द पावर 4 -3 टाइम्स x क्यूब प्लस 2 टाइम्स x स्क्वायर प्लस x -6, इसमें लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है स्टूडेंट, इसमें लीडिंग कोएफिशिएंट है 2, ठीक है ना। तो ये जो हाईएस्ट पावर कहला रही है, क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ x कितनी है, 4 है, तो लीडिंग कोएफिशिएंट जो उसके साथ कोएफिशिएंट अटैच है वो कहलाता है क्या, वो कहलाता है आपका लीडिंग कोएफिशिएंट, ठीक है ना। तो जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल करें, एंड देन वी विल हैव ए क्लियर idea about the polynomial. For example, find the coefficient of x to the power 4, x cube, x square
और x and constant term of polynomial अब ये पॉलिनॉमियल को पी एक्स की फॉर्म में लिखा जाएगा, यानी एक्स के अंदर जो वेरिएबल पॉलिनॉमियल इन एक्स है, ठीक है ना, एक्स के अंदर जो पॉलिनॉमियल है वो क्या है 5x⁴ माइनस 2x² प्लस x प्लस 4, ठीक है ना। अब इससे पहले अगर अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो यहाँ पे नोटिस करो जो ऊपर मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है स्टूडेंट, इसमें मैंने आपको क्या बोला था, ये जो एक्सप्रेशन है इस फॉर्म का जो एक्सप्रेशन है वो पॉलिनॉमियल कहलाता है, ठीक है ना। और इसके अंदर मैंने आपको ये बात बताई है कि x की पावर जो n है उसके बाद आप नोटिस करोगे जो सब्सिक्वेंट टर्म्स के अंदर पावर रिड्यूस होती चली जा रही है। अगर यहाँ पे 5 है तो ये 4 होगा, फिर 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा, फिर 0 होगा, है ना। अगर x की पावर आपने 6 से स्टार्ट किया है तो फिर 5 4 3 2 1 सब आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि हाईएस्ट पावर आने के बाद जैसे 7 है तो x की पावर अगर 7 आ गई है तो किसी भी टर्म में x की पावर 7 से ज़्यादा नहीं होगी। यानी अगर हाईएस्ट पावर आपने आइडेंटिफाई कर लिया है, लीडिंग कोफिशिएंट आइडेंटिफाई कर लिया है, तो उस पावर से कम ही पावर एग्जिस्ट करेगी इस पॉलिनॉमियल के अंदर, उससे ज़्यादा नहीं करेगी। ये बात समझ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए कि x⁴ है तो 3 आ गया, 2 आ गया, 1 आ गया, और 6 के साथ जो नंबर अटैच है वो क्या है 6 टाइम्स x⁴ लिखा हुआ है। लेकिन 4 से ज़्यादा जो हाईएस्ट पावर है 4 से ज़्यादा, एक बार हाईएस्ट पावर आइडेंटिफाई हो गई तो 4 से ज़्यादा किसी की पावर नहीं होगी इस पॉलिनॉमियल में। तो ये कंसेप्ट समझने के बाद आप यहाँ पे देखो कि ये जो पावर है यहाँ पे इस पॉलिनॉमियल की जो पावर है हाईएस्ट पावर, तो वो क्या है, हाईएस्ट पावर कितनी है 4 है। तो अगर अपन पावर की बात करें तो इस क्वेश्चन के अंदर अगर अपन पावर की बात करते हैं तो पावर कितनी आएगी 4 आएगी। तो लिख देते हैं हाईएस्ट पावर इज इक्वल्स टू 4, यानी हाईएस्ट पावर ऑफ x बोल दो, है ना। तो हाईएस्ट पावर ऑफ x इज इक्वल्स टू 4, यानी अगर हाईएस्ट पावर ऑफ x 4 है तो इसके अंदर सारी टर्म्स होनी चाहिए। इसका मतलब कौन कौन सी टर्म होनी चाहिए, x की 4 पावर टर्म है तो x³ भी होना चाहिए, x² भी होना चाहिए, x भी होना चाहिए, और x⁴ भी होना चाहिए। ये जो टर्म होती है ये टर्म कहलाती है कांस्टेंट टर्म, है ना। इसके साथ जो नंबर अटैच होता है वो कांस्टेंट टर्म होता है, क्योंकि x⁴ कितना होता है, ये 1 के बराबर होता है। किसी भी बेस के ऊपर अगर आप पावर 0 रेज करते हो तो आंसर कितना आ जाता है 1। ये चीज़ क्लियर है। किसी भी बेस के ऊपर अगर आप पावर 0 रेज कर देते हो तो आंसर कितना आ जाता है स्टूडेंट 1 आ जाता है। तो ये पहले आइडेंटिफाई हुआ कि इस पॉलिनॉमियल के अंदर हाईएस्ट पावर कितनी है 4। तो ये अगर 4 है x की पावर हाईएस्ट तो x³ भी होगा, x² भी होगा, x भी होगा, और x⁴ भी होगा, यानी कांस्टेंट टर्म भी होगी। अगर नहीं है तो उसका मतलब उसका कोफिशिएंट 0 है। बात समझ रहे हो। यानी अगर मैं इस पावर की अगर मैं लिखूं a की टर्म्स पे लिखूं तो एक लिख लेंगे a1 x⁵, a2 x⁴, a3 x⁵, a2 x⁵, a1 x⁵, या a1 a2 a3 a4 हो जाएगा, ये a5 x⁴ एंड देन a6 ऐसी रहेगा। यानी अगर 5 इसकी हाईएस्ट पावर 4 है ना, तो मैंने मिस्टेक कर दी है, यहाँ पे अपने को 4 से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो अपन वापस से लिख लेते हैं, यानी जो 5 डिग्री 4 जो इसकी पावर है x की पावर जो अगर 4 है तो x की कहाँ से स्टार्ट करेंगे, a1 x⁴, a2 x⁵, a3 x⁵, a4 x⁴ एंड a5 लाइक दिस, ठीक है। अब आप कंपेयर कर लो, x की पावर 4 यहाँ पे इसके साथ कोफिशिएंट क्या है 5, तो कोफिशिएंट ऑफ x⁴, कोफिशिएंट ऑफ x⁴ वो कितना आएगा, वो 5 आएगा। यही लीडिंग कोफिशिएंट कहलाएगा। इस इक्वेशन का लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, जिसके ऊपर जिस x के ऊपर हाईएस्ट पावर है उसके साथ जो नंबर अटैच है वो लीडिंग कोफिशिएंट कहलाएगा, ठीक है ना। अब आप कंपेयर कर लो, कोफिशिएंट ऑफ x⁴ मिल गया है, उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ x³, यहाँ पे x³ है क्या, नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पे a2 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, a2 की वैल्यू कितनी है, a2 की वैल्यू 0 है। अगर a2 की वैल्यू 0 नहीं होती तो इसका मतलब कोई ना कोई कोफिशिएंट अटैच होता, तो इसका मतलब a2 की वैल्यू कितनी है 0 है, तभी तो यहाँ पे कोई नंबर अटैच नहीं है, यहाँ पे x³ पर कोई नंबर नहीं दिख रहा है। तो इसलिए मैंने लिखूंगा कोफिशिएंट ऑफ x³ यहाँ पे कितना आ जाएगा 0, और 0 × x³ गायब हो जाएगा। बात समझ रहे हो। इसी तरह x² की बात कर लेते हैं, तो कोफिशिएंट ऑफ x² के साथ कोई नंबर अटैच है क्या यहाँ पे, हाँ -2 अटैच है, तो ये -2 हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ x² कितना जाएगा -2। फिर कोफिशिएंट ऑफ x की बात कर लेते हैं, x के साथ कोई नंबर अटैच है क्या, चेक कर लेते हैं। कोफिशिएंट ऑफ x हाँ 1 अटैच और कांस्टेंट टर्म 4 है,
तो कांस्टेंट टर्म कितनी हो गई है 4। तो ये आपने आइडेंटिफाई किया। तो यानी किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर पहले आप हाईएस्ट टर्म को आइडेंटिफाई कर लेते हो, और हाईएस्ट टर्म आइडेंटिफाई करने के बाद उसके नीचे की जितनी भी पावर है वो सब उसके अंदर होनी चाहिए। अगर कोई टर्म मिसिंग है, यानी अगर यहाँ पे आप नोटिस करो कि 4 हाईएस्ट पावर है लेकिन x टू द पावर 3 इस पूरे टर्म में मिसिंग है, इस पूरे एक्सप्रेशन में मिसिंग है, तो अगर x टू द पावर 3 मिसिंग है तो उसका मतलब उसका कोफिशिएंट क्या है स्टूडेंट? उसका कोफिशिएंट 0 है। उसका कोफिशिएंट 0 है, इसलिए अपन उसके बारे में नहीं बात बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये कंसेप्ट है रिगार्डिंग हाउ टू आइडेंटिफाई द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल एक और क्वेश्चन देखा जाए, जैसे कि अगर अपन बात करें x टू द पावर 5 माइनस एक्स क्यूब प्लस 1, तो आप नोटिस करोगे अगर x टू द पावर 5 है स्टूडेंट, x टू द पावर 5 है तो ये लिखा कैसे होना चाहिए? x टू द पावर 5, x टू द पावर 4, x का क्यूब, x स्क्वायर, x और फिर 1, ऐसा आना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे नोटिस करो कि ये जो x टू द पावर 5 है इसका कोफिशिएंट तो 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, लिखा हुआ है, लेकिन x टू द पावर 4 मिसिंग है, तो इसका मतलब इसका कोफिशिएंट क्या होगा? 0। x टू द पावर 3 का कोफिशिएंट कितना है? -1। बात समझ लो, -1। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, अगर एक्स स्क्वायर मिसिंग है तो उसका कोफिशिएंट कितना होगा? 0। एक्स भी मिसिंग है तो उसका कोफिशिएंट कितना होगा? 0, और ये +1। तो अगर अपन बात करें कोफिशिएंट इस टर्म के अंदर, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4, एक्स स्क्वायर और x, ये सब क्या है? 0 है। बाकी x टू द पावर 5 का कोफिशिएंट कितना है? 1 है, और x क्यूब का कोफिशिएंट कितना है? -1 है, और कांस्टेंट टर्म +1 है। इस तरह से अपने को क्वेश्चन को आइडेंटिफिकेशन में लेके आने का। और ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, तो पॉलिनोमियल के लिए बस इतना देखना है कि जितने भी वेरिएबल हैं उसके एक्सप्रेशन के अंदर, उस एक्सप्रेशन पे जो पावर है वो क्या होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए। 1 2 3 4 5, 0 भी हो सकती है, 0 हो जाएगी तो 1 हो जाएगा और कांस्टेंट टर्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ अपने को पहले क्लियर होनी चाहिए। अब आ जाते हैं अपन एक नई चीज़ को समझते हैं, वो हो जाती है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो एक नया कंसेप्ट समझते हैं, व्हाट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। भाई देखो, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, जो अभी तक पढ़े आए हैं ना, जो भी पहले पढ़ के आए वो ही डिग्री है। हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल क्या होता है? इज इक्वल्स टू डिग्री, है ना। जैसे कि अगर अपन बात करें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स क्यूब प्लस 1, एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड एक्स टू द पावर 5, या माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 5 माइनस 1, इसके अंदर सबके ऊपर डिग्री की आइडेंटिफाई करता है। तो इसकी डिग्री क्या है? एक्स के ऊपर हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। बाकी 2 है तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स 1 भी होना चाहिए, 0 भी होना चाहिए, तो कांस्टेंट टर्म भी है, 1 भी है। यहाँ पे सबके कोफिशिएंट डिफाइंड है। यहाँ पे इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? एक्स के ऊपर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 है, तो डिग्री कितनी हो जाएगी? 3। तो डिग्री आइडेंटिफाई हो गई है, ठीक है। डिग्री आने के बाद अब आप नोटिस करो कि एक्स स्क्वायर 3 है, तो एक्स स्क्वायर का भी टर्म होना चाहिए, हाँ है, होना तो चाहिए, लेकिन नहीं है, तो इसका मतलब इसका कोफिशिएंट कितना है? 0 है। एक्स का भी टर्म होना चाहिए, हाँ होना तो चाहिए, नहीं है, लेकिन इसका मतलब इसका कोफिशिएंट कितना है? 0 है, ठीक है ना। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पे 0 है। यहाँ पे मुझे बताओ कि इसका एक्स स्क्वायर हाईएस्ट पावर कितनी है? 4, तो ये 4 हो जाएगी, ठीक है ना। और इसके ऊपर ये अपना एक्स टू द पावर 1, ये एक्स टू द पावर 2 ले लो इसको, है ना, एक्स स्क्वायर ले लो, ये एक्स स्क्वायर है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 5 माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर हाईएस्ट पावर कितनी है स्टूडेंट? यहाँ पे एक्स स्क्वायर हाईएस्ट पावर क्या है? 5 है। भले ही यहाँ पे एक्स स्क्वायर पहले लिखा हुआ है, लेकिन एक्स पे हाईएस्ट पावर कितनी है? वो 5 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। अगर एक्स की हाईएस्ट पावर 5 है तो 4 भी होना चाहिए था एक्स के साथ, 3 भी होना चाहिए था, यानी एक्स क्यूब भी होना चाहिए था, लेकिन एक्स स्क्वायर 4 और एक्स क्यूब और एक्स तीनों ही मिसिंग, यानी तीनों की कोफिशिएंट क्या है? 0 है इस टर्म के अंदर, इस एक्सप्रेशन के अंदर। डिग्री सिर्फ किसकी डिफाइन होती है? डिग्री सिर्फ पॉलिनोमियल की डिफाइन होती है। अगर वो पॉलिनोमियल नहीं है तो उसकी डिग्री डिफाइन नहीं होगी, है ना। तो जैसे कि एक एग्जाम्पल करते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलिनोमियल, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज ए पॉलिनोमियल, which of the following expression is polynomial. Also write the degree if defined.
यानी इफ़ डिफाइंड का क्या मतलब है, इफ़ डिफाइंड का मतलब है कि अगर वो पॉलिनोमियल है तो ही उसकी डिग्री एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं। पहला पार्ट है सपोज पी एक्स, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिख रहे हैं 2x स्क्वायर माइनस 4x टू द पावर 5 प्लस 7x प्लस 4। सेकेंड पार्ट लिख लेते हैं पी एक्स इज इक्वल्स टू 5। थर्ड पार्ट लिख लेते हैं पी एक्स इज इक्वल्स टू 3x क्यूब माइनस 7 अपॉन एक्स प्लस 2। ठीक है, और लिख लेते हैं फोर्थ पार्ट लिख लेते हैं, तो हो जाएगा आपका पी एक्स इज इक्वल्स टू रूट एक्स प्लस एक्स टू द पावर हाफ प्लस 1, ये लिख लेते हैं। और एक और फिफ्थ लिख लेते हैं, एक पार्ट और लिख लेते हैं समझने के लिए। फिफ्थ हो जाएगा पी एक्स रूट 3x प्लस रूट 2x स्क्वायर प्लस 1। और चलो एक और लिख लेते हैं सिक्स पार्ट, ताकि और क्लियरिटी आ जाए, समझने में कोई भी दिक्कत ना रहे डिग्री और पॉलिनोमियल को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, तो एक लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं x टू द पावर 2 प्लस x टू द पावर 1/3 एंड डिवाइडेड बाय x टू द पावर 2/3, ये चलो माइनस 2/3 प्लस 3। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया है। अब अपन आ जाते हैं एक एक करके एक एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज ए पॉलिनोमियल। तो फर्स्ट पार्ट आप देखिए, फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि पी एक्स इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 4x टू द 5 प्लस 7x प्लस 4। पहले तो ये आइडेंटिफाई करो कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। अगर तो ये पॉलिनोमियल है स्टूडेंट, तो x के ऊपर जितनी भी पावर, जितने भी वेरिएबल हैं उनके ऊपर सारी पावर क्या होगी, नेचुरल या होल होगी, है ना। तो नेचुरल नंबर है, देखो पहली पावर x के ऊपर कितनी आ रही है 2 है, तो 2 एक नेचुरल नंबर है। दूसरी पावर x के ऊपर कितनी आ रही है 5, तो 5 एक नेचुरल नंबर है। तीसरी पावर x के ऊपर कितनी आ रही है 1, तो 1 एक नेचुरल नंबर है। और फोर्थ एक कांस्टेंट टर्म ही है। तो ये पूरे एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है, बिल्कुल पॉलिनोमियल है, क्योंकि x के ऊपर सारी पावर क्या है, नेचुरल नंबर है। अब ये पॉलिनोमियल है, यस इट इज ए पॉलिनोमियल। तो अगर ये पॉलिनोमियल है तो इसकी डिग्री क्या होगी, डिग्री आइडेंटिफाई करने के लिए हाईएस्ट पावर देखेंगे x के अंदर। तो x की यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 1 है, तो x की हाईएस्ट पावर कितनी है 5, तो ये डिग्री कितनी हो जाएगी 5। अगर डिग्री 5 है तो कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर 4 भी होना चाहिए था, x टू दी पावर 3 भी होना चाहिए था, x स्क्वायर भी होना चाहिए था, x भी होना चाहिए था। तो कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर 4 यहाँ पे कितना है 0 है, यानी कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर 4 यहाँ पे कितना है 0 है। इसी तरह x क्यूब का कोफिशिएंट कितना है 0 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 2 है, एक्स टू 5 का कोफिशिएंट कितना है -4 है, एक्स का कोफिशिएंट कितना है +7 है। लेकिन ये दो टर्म का कोफिशिएंट कितना है 0 और 0 है। ये चीज़ क्लियर है। ये चीज़ आइडेंटिफाई होने के बाद अपन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दूसरी है पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल्स टू 5। अब यहाँ पे कोई वेरिएबल है क्या, नहीं, अकेली कॉन्स्टेंट टर्म है, कोई वेरिएबल नहीं है, तब भी ये पॉलिनोमियल है क्या, बिल्कुल पॉलिनोमियल है। यस इट इज़ ए पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल क्यों है स्टूडेंट, क्योंकि एक्स के ऊपर अभी भी पावर कितनी है, होल नंबर है। यस इट इज ए पॉलिनोमियल। इस 5 को मैं लिख सकता हूँ 1 + 4 और इस 1 को मैं लिख सकता हूँ x टू दी पावर 0 + 4। तो ये पॉलिनोमियल हो गई ना, x के ऊपर पावर क्या आ गई, होल नंबर आ गई। तो इस तरह की पॉलिनोमियल को अपन क्या बोलते हैं, इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री होगी 0, है ना। और अपन क्या बोलेंगे इस तरह की पॉलिनोमियल को, इसको बोलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसका नाम है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या नाम है इसका, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। यानी जिसकी डिग्री 0 आ जाए, जिस पॉलिनोमियल के अंदर कोई भी टर्म्स जो है वेरिएबल के साथ अटैच नहीं हो, उस पॉलिनोमियल का नाम हो जाता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ अपने को क्लियर हो गई कि नहीं हो गई है। अगर ये क्लियर नहीं हुई है तो प्लीज़ मेक इट श्योर डैट कि आप मुझसे ये डाउट्स पूछें, आप मुझसे पूछें कि सर एक बार फिर से समझा दें, तो मैं आपको फिर से समझा दूंगा। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक श्योर डैट यू आर गेटिंग दिस कंसेप्ट और नॉट, है ना। तो पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल वो होती है जिसमें एक्स या वेरिएबल या कांस्टेंट आए, ये दोनों ही आ जाए। और अगर वेरिएबल आ रहा है यानी कोई वेरिएबल है तो उसके ऊपर पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। अगर उसके अंदर कोई वेरिएबल है ही नहीं, सिरे से कोई वेरिएबल नहीं, तो वो पॉलिनोमियल 0 डिग्री की पॉलिनोमियल कहलाती है, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्योंकि मैं किसी भी उस टर्म के अंदर कांस्टेंट है तो मैं उसको दो पार्ट में भी लिख सकता हूँ, 1 + समथिंग, 5 को लिख सकता हूँ 1 + 4, 7 को लिख सकता हूँ 1 + 6 और 1 को मैं लिख सकता हूँ सम वेरिएबल टू द पावर 0। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि आपका पॉलिनोमियल जो है वो 0 डिग्री की कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो ये समझ में आया कांस्टेंट पॉलिनोमियल।
डिग्री यहाँ पे कितनी हो गई, 0 हो जाएगी। थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं। थर्ड पार्ट पे आप नोटिस करो कि यहाँ पे ये मैंने लिखा हुआ है 3x, यहाँ पे ये पॉलिनोमियल है कि पहले ये आइडेंटिफाई करते हैं। तो आप देखो 3x क्यूब माइनस 7x प्लस 2, तो इसको अपन लिख सकते हैं 3x क्यूब माइनस 7/x प्लस 2। यहाँ पे ये जो है ना डिनोमिनेटर में, इसको न्यूमरेटर में लेके जाते हैं। तो न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो x टू दी पावर -1 लिखेंगे। तो x टू दी पावर -1 है 3x क्यूब माइनस 7 टाइम्स x टू दी -1 प्लस 2, यानी ये जो टर्म है ये कैसे लिखी जा सकती है, ये लिखी जा सकती है 3x क्यूब माइनस 7, x को अगर मैं न्यूमरेटर में ले गया एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी से तो -1 हो जाएगा, ये +2। ये कैसे हुआ, ये एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती थी एक्सपोनेंट के, अपन ने पढ़ चुके हैं क्लास 9 के अंदर, x टू दी पावर m इज इक्वल टू 1 अपॉन x टू दी पावर -m। ये सब प्रॉपर्टी पढ़ के आए हैं, x टू दी पावर m अपॉन x टू दी पावर n इज इक्वल टू x टू दी पावर m माइनस n, ठीक है ना। x टू दी पावर m टाइम्स x टू दी पावर n इज इक्वल टू x टू दी पावर m प्लस n। ये सब क्लास 9 में पढ़िए, फिर भी नहीं आती है आपको तो मुझसे पूछें। तो अगर x 1 अपॉन x है तो अपन उसको क्या लिख सकते हैं, x टू दी पावर -1। x की पावर यहाँ पे कितनी है, 1 है, यानी x टू दी पावर -m को भी क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन x टू दी पावर n, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज अपन पढ़ के आए हुए हैं क्लास 9 में, ठीक है। तो वहाँ से इसको चेंज कर दिया है। अब आप देखो कि जितने भी वेरिएबल उसकी पावर, उसके ऊपर जो पावर है वो नेचुरल नंबर है क्या। देखो यहाँ पे जो पावर है वो कितनी आ रही है, 3 आ रही है। यहाँ पे पावर कितनी आ रही है, -1 आ रही है। तो जैसे ही -1 आ गई तो नेचुरल नंबर होनी चाहिए थी पावर, या 0 होनी चाहिए थी। तो होल नंबर तो पावर है नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ, नॉट ए पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं, तो इसकी डिग्री भी डिफाइन नहीं होगी, तो डिग्री नॉट डिफाइंड, नॉट ए पॉलिनोमियल। बात समझ रहे हैं। इसी तरह इस पर आ जाते हैं, √x प्लस x टू दी पावर हाफ, ये दोनों एक ही टर्म लिखी हुई है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, दोनों लाइक टर्म्स है तो 2 टाइम्स x टू दी पावर हाफ लिख सकते हैं। भाई लाइक टर्म तो आपस में ऐड हो जाती है ना, √x प्लस √x लिखा हुआ है, तो √x प्लस √x कितना होता है, 2√x। अब x की पावर अगर हाफ है तो इसका मतलब क्या है, रैशनल नंबर है, क्या है, फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन तो अब जाहिर सी बात है कि पॉलिनोमियल नहीं हुई। पॉलिनोमियल की कंडीशन क्या होनी चाहिए कि वेरिएबल के ऊपर पावर क्या आनी चाहिए बेटा, वेरिएबल के पावर नेचुरल नंबर आनी चाहिए। तो ये नॉट ए पॉलिनोमियल हुई, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, तो इसकी भी डिग्री अनडिफाइंड हो गई। इस पे आ जाते हैं अपन, √3x प्लस √2x² प्लस 1। अब ये थोड़ा सोच के बताओ कि ये पॉलिनोमियल हो सकता है क्या। √3x √2x² प्लस 1, पॉलिनोमियल के लिए अपने को वेरिएबल पे ध्यान देना होता है, कांस्टेंट पे नहीं, न्यूमेरिकल वैल्यू पे नहीं, वेरिएबल पे। तो वेरिएबल क्या है इसके अंदर, एक तो x है और एक x² है। वेरिएबल एक x है और एक x² है। अब x के ऊपर पावर कितनी है, यहाँ पे 1 है, और इसके ऊपर पावर कितनी है, x के ऊपर यहाँ पे कितनी है, तो 2 है। तो और कोई वेरिएबल है, यानी एक पावर तो 1 आ रही है, एक पावर 2 आ रही है, तो और कोई वेरिएबल है क्या, नहीं है। तो सिर्फ x के ऊपर या तो पावर 1 है या पावर 2 है, तो इसका मतलब पावर दोनों क्या है, नेचुरल नंबर है। तो ये पॉलिनोमियल है, बिल्कुल ये पॉलिनोमियल है, येस इट इज़ ए पॉलिनोमियल। जिसके ऊपर हाईएस्ट पावर कितनी है, डिग्री कितनी आ जाएगी, इसकी डिग्री आ जाएगी 2। ये पॉलिनोमियल क्यों है, किसी बच्चे को डाउट हो रहा होगा सर √3 है, √2 है। भाई √3 है तो √2 तो कोफिशिएंट है। √3 क्या है, √3 को x का कोफिशिएंट है, √2 क्या है, x² का कोफिशिएंट है। तो √3 और √2 तो कोफिशिएंट कहलाएंगे, ना कि डिग्री, ना कि वो वेरिएबल के ऊपर पावर। बात समझे, वेरिएबल के जो ऊपर पावर है वो यहाँ पे तो x² 1 है, यहाँ पे x² 2 है। तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉलिनोमियल हो जाएगा डिग्री 2 का। हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 आ रही है। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x इन दिस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल, तो x का कोफिशिएंट कितना है बेटा, √3, और x² का कोफिशिएंट कितना है, √2। कांस्टेंट टर्म कितनी है, 1 है। ये पॉलिनोमियल का बेसिक ज्ञान है, समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आ जाते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के आइडेंटिफाई करने के बाद, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखो, इसमें अपने को ना एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी लगा के पहले सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। डिनोमिनेटर के अंदर क्या लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर के अंदर लिखा हुआ है x टू दी पावर -2/3, तो इसको न्यूमरेटर में लेके जाना पड़ेगा पहले तो इस एक्सप्रेशन को अपन सिंप्लीफाई करते हैं। लेट अस ट्राई टू सिंप्लीफाई दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x², ये x टू दी पावर 1/3 है, तो x टू दी पावर m अपॉन x टू दी पावर n, ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करके क्या लिख सकते हैं, x टू दी पावर m माइनस n, ठीक है। तो ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करके लिख रहा हूँ, x टू दी पावर 1/3 माइनस ऑफ -2/3, ठीक है, और ये +3। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x² प्लस x टू दी पावर 1/3 प्लस 2/3 प्लस 3। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x² और x टू दी पावर 3 एलसीएम आ जाएगा, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, तो x आ जाएगा अकेला। तो ये x² प्लस x प्लस 3। तो ये पॉलिनोमियल है क्या, बिल्कुल पॉलिनोमियल है।
यानी ये जो एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल है, बिल्कुल, यस इट इज़ ए पॉलिनोमियल। वाई इट इज़ ए पॉलिनोमियल बेटा? इट इज़ ए पॉलिनोमियल बिकॉज एक्स के ऊपर यहाँ पे जो पावर है वो 2 है, यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म है। तो इसका मतलब अगर पावर नेचुरल नंबर है एक्स के ऊपर तो पॉलिनोमियल कहलाएगी। भले ही यहाँ पे आपको डायरेक्टली नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन थोड़े से सिंप्लीफिकेशन के बाद ये पॉलिनोमियल नज़र आ रही है। और इसकी डिग्री क्या हो जाएगी स्टूडेंट? हाईएस्ट पावर देखो एक्स पे, यहाँ पे तो पावर 2 है, यहाँ पे 1 है, तो डिग्री क्या हो जाएगी? डिग्री आ जाएगी इस पॉलिनोमियल की 2 डिग्री, सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये रही कंसेप्ट बात पॉलिनोमियल की। तो पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल को हमने आइडेंटिफाई किया। पॉलिनोमियल को आज की लेक्चर में पढ़ा क्या अभी तक? हमने पहले तो देखा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं, फिर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बाद हमने टर्म्स को डिफाइन किया, फिर टर्म्स के बाद हमने कोफिशिएंट को डिफाइन किया, फिर हमने लीडिंग कोफिशिएंट को डिफाइन किया, फिर हमने पॉलिनोमियल को डिफाइन किया। पॉलिनोमियल वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होती है जिसमें वेरिएबल के ऊपर जो पावर आ रही है वो क्या होनी चाहिए? नेचुरल नंबर होनी चाहिए। हाईएस्ट पावर को डिग्री कहते हैं, और जो टर्म के साथ जो वेरिएबल के साथ जो नंबर अटैच है उसको कोफिशिएंट कहते हैं। जो हाईएस्ट पावर के साथ जो नंबर अटैच है उसको लीडिंग कोफिशिएंट कहते हैं। और वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 हो उसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। तो एक बार लिख लेते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ताकि आपको याद रहे। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ये कंसेप्ट भी एक बार क्लियर करके रखते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है कि जो पॉलिनोमियल की टाइप्स क्या हो सकते हैं, डिग्री के ऊपर डिपेंड करता है। सपोज करो डिग्री 0 आ जाए, यानी जो पी एक्स है वो कांस्टेंट टर्म है, तो इसको बोलते हैं अपन कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसका नाम क्या कहलाता है? कांस्टेंट। ये भी पढ़ चुके हैं अपन। ठीक है, सेकंड ले लेते हैं डिग्री 1। डिग्री 1 ले लें, जैसे कि पी एक्स ले लें, अपन ले लेते हैं 2x + 3। अब यहाँ पे डिग्री कितनी है? x की पावर हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है। कोफिशिएंट ऑफ x कितना है? 2 है। कांस्टेंट टर्म कितनी है? 3 है। तो ये कहलाती है लीनियर पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 1 है तो उसको पॉलिनोमियल क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट। मान लो कि ऐसे बढ़ते चले जाओ, जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपको पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्लियर होती चली जाएगी। मान लो डिग्री 2 है, डिग्री 2 है तो उस पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं? जैसे एग्जांपल ले लो आप, 2x² + 3x - 2। अब x के ऊपर हाईएस्ट पावर कितनी आ गई? 2 आ गई। तो इस तरह की पॉलिनोमियल को अपन क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फिलहाल तो अपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तक ही है 10th क्लास में, ठीक है ना। फिर भी एक और डिग्री ले लेते हैं। डिग्री सपोज करो 3 आ गई, तो पी एक्स की, यानी अब ये क्या हो जाएगा? अब अपन डिग्री को बढ़ा देते हैं, 2x³ + 3x² - 2x + 4। ये क्या कहलाती है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 3 है तो क्या कहलाएगी? क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसी तरह डिग्री 4 तो बाय क्वाड्रेटिक, डिग्री 5 तो बेटा क्वाड्रेटिक। ठीक है, ऐसे चलते चले जाते हैं। लेकिन अपने सिलेबस में फिलहाल कितना तक ही है? फिलहाल डिग्री 2 तक ही है। तो डिग्री 2 तक की पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है ना। और कोएफिशिएंट अपन पढ़ चुके हैं। अब अपन आ जाते हैं, एक नया कंसेप्ट सीखते हैं और उसी को नेक्स्ट क्लास में लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। सिर्फ इसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं हल्का सा, है ना, ताकि एक क्लियरिटी रहे, उसी वहीं से अपन आगे बढ़ा सकें क्लास के अंदर। नेक्स्ट क्लास में वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपने पी एक्स को अपन एग्जाम्पल समझे, 3x² - 2x + 1। ये एक पॉलिनोमियल है सपोज करो। इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? इस पॉलिनोमियल की डिग्री है आपके पास 2। इसके अंदर अगर मैं आपसे पूछूं कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है, वो आप बोलोगे 3। कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, वो आप बोलोगे -2। और कांस्टेंट टर्म कितनी है? कांस्टेंट टर्म है आपकी 1 + 1। ठीक है, लेकिन वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज द वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन, वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन यानी दिस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल एट सम पर्टिकुलर x, किसी पर्टिकुलर x की वैल्यू पे, यानी x की कोई वैल्यू रखो। फॉर एग्जाम्पल लेट अस अज्यूम लेट x = 1, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालूं, वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x = 1। तो उसको लिखने का तरीका आ गया p ब्रैकेट 1, यानी प्री ब्रैकेट 1 क्या दिखा रहा है मुझे? वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल एट x = 1, ठीक है ना, p एट x = 1। अब आप जहाँ जहाँ x नज़र आ रहा है वहाँ क्या पुट कर दोगे? 1 पुट कर दोगे। तो 3 × 1 का स्क्वायर
-2 टाइम्स 1 प्लस 1। ठीक है, तो ये क्या आ गया, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू 1। तो ये कितना कहलाएगा, 3 - 2 + 1। तो ये कितना आ जाएगा, 3 - 2 1, 1 + 1 2। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू 1 कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। यानी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का कंसेप्ट क्या है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का कंसेप्ट ये है कि अपन किसी पर्टिकुलर x पे उस पॉलिनोमियल की वैल्यू चेक कर रहे हैं, है ना, उस पर्टिकुलर x पे उस पॉलिनोमियल की वैल्यू चेक कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल सेम पॉलिनोमियल ले लेते हैं एक बार और कंसेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। px ले लेते हैं 3x² - 2x + 1। अब सपोज को मैं x = √2 पे चेक करता हूँ। सपोज करो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x = √2, तो कैसे लिखेंगे, p ऑफ √2 वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x = √2 मीन्स 3 टाइम्स x के क्या रखेंगे, √2 - 2 टाइम्स √2 + 1। अब इसको सॉल्व कर लो, 3 टाइम्स √2 का स्क्वायर कितना होता है, 3 × 2 दैट इज इक्वल्स टू 6 एंड -2 √2 + 1, और 6 + 1 कितना होता है 7। तो कितना आ रही, 7 - 2 √2। यानी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट √2 इज कम्स आउट टू बी 7 - 2 √2। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल के बाद ही अपन नेक्स्ट क्लास में जो आगे बढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो भी अभी तक आपको ये करना है कि आज के लेक्चर्स को अच्छे से आइडेंटिफाई करना है, पॉलिनोमियल को बहुत अच्छे से समझना है। बहुत डाउट्स रहते हैं बच्चों के, सब पॉलिनोमियल ये क्यों है क्यों नहीं है, तो आप एक्स को अच्छे से समझिए कि पॉलिनोमियल क्यों है और क्यों नहीं है, ठीक है ना। और होमवर्क के नाम पे आप ये ले सकते हैं कि जो आपका होमवर्क रहेगा वो आपकी एक्सरसाइज 2.1 जो एनसीईआरटी की है वो आपको सॉल्व करनी है, ठीक है ना। उसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल है, वो तो आपको निकालना है। तो सबसे पहले आज जाके आप लेक्चर को रिवाइज करेंगे अच्छे से, पूरा कंप्लीट लेक्चर रिवाइज करेंगे, जो भी डाउट्स आ रहे हैं वो सेंड करेंगे, लेक्चर के नोट्स बनाएंगे। फिर अगर कोई पेंडिंग एक्सरसाइज बची हुई है आपकी रियल नंबर की या एनसीईआरटी की कोई एक्सरसाइज बची है, उसके कोई डाउट्स बचे हैं तो वो आप क्लेरिफाई करेंगे मुझसे, और उसके बाद फिर एक्सरसाइज 2.1 को आप हाथ लगाएंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ें अपने को जैसे स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूँ वैसे आपको करना है। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे ज़रूर सेंड करिए, मैं आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। ओके, so let us try to continue from here in next class. Thank you for listening. Take care. Bye.